जब से ये औरत मेरी जिंदगी में आई थी, मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो गई थी। मैंने हमेशा ये सुना था कि मर्द की सेवा एक कम उम्र औरत करती है। कम उम्र औरत के होने से बहुत से फायदे होते हैं और वो उसके साथ बहुत खुश रहता है। लेकिन मेरे साथ बात कुछ इस तरह की थी कि मेरी जिंदगी में जो औरत थी उसकी उम्र 40 साल थी और मैं एक जवान लड़का था, लेकिन वो मेरी बहुत सेवा करती थी। मैं जैसे ही घर में जाता वो पहले से ही खड़ी होती थी, मुझसे गले मिलती, मेरे हाथ में कोई चीज होती तो वो ले लेती। इसके बाद मैं कुर्सी पर बैठ जाता तो वो अपने हाथों से मेरे जूते उतारती और फिर मुझे पानी का गिलास पकड़ाती। फिर कहती, आप जाकर नहा ले, खाना लग चुका है। मेरी तो जिंदगी संवर गई थी। गरम गरम खाना मेरे लिए टेबल पर लगा होता और उसके बाद कभी वो मेरे सर में तेल लगाती तो कभी मेरे पाँव की मालिश करती। मैं तो दुनिया में आ गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस सब सेवा के पीछे उसका क्या मतलब था, क्योंकि जिस तरह से हमारी मुलाकात हुई थी वो भी एक बहुत अजीब तरह से ही हुई थी। मैं कोई आम इंसान नहीं था, मेरा पास्ट बहुत अलग था और सवालात से भरा हुआ था। जब कोई औरत एक कोठे पर पैदा होती है तो उसे इस समाज की सबसे बदकिस्मत औरत समझी जाती है, लेकिन कोई इससे भी ज्यादा बदकिस्मत होता है और वो होता है वो मर्द जो कोठे पर पैदा होता है। और मेरी भी गलती यही थी कि मैं एक वेश्या की औलाद था। जब मैं बड़ा हुआ था तो मैंने अपनी माँ से पूछा कि मेरा बाप कौन है, और वो मुझे इस सवाल का जवाब नहीं देती थी। कहती थी कि तू ये जानकर क्या करेगा। मैं इस बात पर बहुत गुस्सा होता था। मेरी माँ इसी जगह पर काम करती थी और कम उम्र में मेरी हैसियत यहाँ एक नौकर की तरह थी। लोगों के लिए चीजें लेकर आना, कभी कोई औरत मुझसे कोई चीज मंगवाती तो कभी कोई ग्राहक। फिर मैं यहाँ पर आने वाले ग्राहकों को चाय पिलाने लगा। लेकिन जब जवानी की चौखट की तरफ बढ़ रहा था तो सबने कहा कि ये अब दलाल बनेगा, दलाल, क्योंकि यहाँ पर इसका क्या काम है। मैंने अपनी माँ से कह दिया था कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। मेरी माँ ने कहा कि फिर तू क्या करेगा, हमें छोड़कर चला जाएगा क्या? तो मैंने अपनी माँ को सीधी सी बात कह दी। मैंने कहा कि मर्द औरत के साथ इसलिए रहता है ताकि वो उसकी रक्षा कर सके, उसको इज्जत दे सके और उसकी इज्जत की रक्षा कर सके। आप लोग तो पहले ही कोठे पर रहते हैं, मैं आप लोगों की क्या रक्षा करूंगा? फिर मेरा यहाँ पर रहने का मतलब ही क्या है? और अगर आप लोग ये चाहते हो कि मैं आप लोगों के लिए ग्राहक ढूंढ ढूंढ के लाऊं तो मुझसे नहीं होगा। मेरी माँ ने इतना कहा कि तेरा बाप भी ऐसा ही था और तू भी ऐसा ही है। मैंने कहा कि कौन था मेरा बाप? तो उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरी माँ ने मुझे बताया था कि मेरा बाप इस शहर का एक बहुत बड़ा रईस आदमी था और उसकी दीवारों पर करने वाले रंगों की फैक्ट्री है। जब उसने मुझे कहा कि तू फला फैक्ट्री के मालिक का बेटा है तो ये सुनकर मैं तो हैरान ही रह गया। उस आदमी को कौन नहीं जानता था, वो तो बहुत बड़ा अमीर आदमी था। लेकिन क्या वो अपनी जवानी के दिनों में कोठों के चक्कर लगाया करता था? मेरी माँ ने कहा कि हाँ, वो पहले ऐसा ही था। फिर ऊपर वाले ने उसे सीधा रास्ता दिखा दिया। उसने ये सब काम छोड़ दिया और कारोबार शुरू कर लिया, शादी कर ली और अब उसके बच्चे भी जवान हैं। मैंने कहा कि मैं जाऊंगा उसके पास और कहूंगा कि मैं तुम्हारा बेटा हूं। मेरी माँ ने कहा कि यूं जाकर तू अपनी ही बेइज्जती करवाएगा, क्योंकि मैंने उसे बताया था कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूं। लेकिन उसने कहा कि तुम्हें कैसे पता कि ये मेरा ही बच्चा है? फिर वो मुझे 1000 बातें सुनाकर यहाँ से निकल गया था। लेकिन मुझे उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि मुझे उससे यही उम्मीद थी, इसलिए मेरे दिल में कोई मलाल नहीं था। और अगर तुझे यहाँ पर ग्राहकों को अटेंड नहीं करना तो फिर तेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है, क्योंकि मालकिन तुझे यहाँ पर रहने नहीं देगी। चला जा यहाँ से और अपनी जिंदगी बना ले। मैंने अपनी माँ को देखा और कहा कि तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन? तो मेरी माँ ने कहा कि मैं तेरी मदद नहीं कर सकती, मेरे पास कुछ साल और हैं। मैं बहुत कम उम्र थी जब तू पैदा हुआ था, अब मेरे पास 4-5 साल है। इसके बाद मुझे भी मेहनत मजदूरी ही करनी है, लेकिन मैं तेरी रोज रोज की बातें नहीं सुन सकती। तू लोगों के जमीर जगाने की कोशिश कर रहा है, जिनके जमीर तो क्या आत्मा भी मरी हुई है। हम लोग सिर्फ शरीर हैं, शरीर। मेरी माँ ने मुझे ये भी कहा कि अगर तुझे यहाँ पर काम नहीं करना तो तू ना कर, लेकिन सामने एक जगह बनी है। आजकल इस दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है,
तू वहाँ चला जा, खूबसूरत है, जवान है, बहुत अच्छा काम मिल जाएगा। मैंने कहा क्या मतलब? मेरी माँ ने कहा कि सामने वाली बिल्डिंग किसने खरीदी है वो तो तुझे पता है ना। मैंने इतनी बात सुनी तो मैं समझ गया कि मेरी माँ मुझे क्या कहना चाहती है, क्योंकि सामने वाली बिल्डिंग एक औरत ने खरीदी थी। सुना था कि पहले वो औरत किसी बहुत अमीर आदमी की पत्नी थी, लेकिन अब उसका पति इस दुनिया से जा चुका था और उसने वहां पर एक होटल बनाया था। लेकिन उस होटल के पीछे एक बहुत बड़ा राज था। राज ये था कि वहां पर उसने कुछ लड़कियों को रखा था, खूबसूरत और जवान लड़कियों को, और वहीं पर वो सब करवाया करती थी जो यहाँ पर औरतें करती थी। मैंने कहा कि माँ, आप एक वेश्या हैं और यहीं पर पली बड़ी हैं, सारी जिंदगी यहीं पर गुजारी। मुझे भी आपने इधर ही पैदा किया, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे ऐसी सलाह देंगी। मेरी माँ ने कहा कि हाँ, मैं एक वेश्या हूँ और हमें शुरू से ही यही सिखाया जाता है, हमारा धर्म सिर्फ पैसा है। तुझे भी मैंने पैसे कमाने का एक तरीका बताया है, चला जा वहां पर। मैं ये बात सुनकर बहुत दुखी सा हुआ था। अपनी माँ की सोच पर जरा भी हैरानी नहीं हुई थी, क्योंकि वो जिस जगह ये सारी जिंदगी गुजार चुकी थी वहां पर रहकर उन्हें मुझे ऐसी ही सलाह देनी थी। लेकिन एक और बात थी जो सिर्फ मैं ही जानता था, वो ये कि मैं किसी से शादी भी नहीं कर सकता था, और अगर शादी कर लेता तो मेरे नसीब में कभी औलाद नहीं होती। ये परेशानी भी थी मेरे साथ, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं शुरू से ही हमेशा टेंशन में रहा था। मैं डॉक्टर से मिला तो उसने मुझे बताया था कि आपने टेंशन ले लेकर अपना सारा सिस्टम खराब कर लिया है, क्योंकि मर्द हो या औरत, उसके हार्मोन्स पर टेंशन बहुत ज़्यादा असर करती है। मैं अपने कमरे में बैठा था जब मेरी माँ ने आकर मुझे डांटना शुरू कर दिया और कहा कि मालकिन कह रही है कि अपने बेटे को कहो कि मुफ्त की रोटियां तोड़नी है तो यहाँ से चला जाए, नहीं तो जाकर ग्राहक ढूंढ के लाया करे। मैंने कहा कि मैं ये काम नहीं करूँगा। तो मेरी माँ ने कहा कि फिर तो निकल जा यहाँ से, चला जा मेरी नज़रों के सामने से। जब मेरी माँ ने मुझे कहा कि यहाँ से चला जा तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं रोता हुआ वहाँ से निकला और एक गाड़ी के ऊपर हाथ रखकर बुरी तरह रोने लगा। थोड़ी देर के बाद गाड़ी का शीशा नीचे हुआ। ये गाड़ी कोठे के आसपास ही खड़ी थी। यहाँ पर पीछे बहुत बड़ा मंदिर भी था, क्योंकि ये दिल्ली का बड़ा मशहूर इलाका था। उसके अंदर एक औरत बैठी थी जिसको देखने से ही पता चल रहा था कि 35-40 साल की तो होगी, लेकिन शक्ल सूरत की खूबसूरत थी। देखकर ऐसा लगता था कि किसी अच्छे खानदान से है। मैंने कहा कि माफ़ कीजिएगा, मुझे लगा गाड़ी खाली है। मैं वहाँ से जाने लगा कि उसने मुझे रोका। उसने कहा कि क्यों रो रहे हो, क्या परेशानी है तुम्हारी? मैंने कहा कि आपको बताकर क्या फ़ायदा। उसने कहा कि क्यों, बताओ मुझे, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मैंने कहा कि अगर आप मुझे कुछ 50-100 देकर मेरी मदद करना चाहती हैं तो इस तरह मेरी मदद नहीं होगी। अब वो हैरान हुई। उसने कहा कि अच्छा बताओ क्या परेशानी है। मैंने कहा कि बस मेरे पास न रहने की जगह है, न करने को कोई काम है। मैं मेहनत करना चाहता हूँ, मजदूरी करना चाहता हूँ। उसने कहा कि ठीक है, फिर पीछे गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें नौकरी दे दूंगी। मेरा बहुत बड़ा घर है, वहाँ पर तुम्हारे लिए कोई काम निकल आएगा। मैं फौरन उसकी गाड़ी में बैठ गया। मैंने और कुछ भी नहीं सोचा। उसकी गाड़ी के पीछे खुली जगह थी, क्योंकि बहुत बड़ी गाड़ी थी। मैं वहीं पर बैठ गया। वो पहले 2-3 जगह पर रुकी और उसके बाद एक बहुत बड़े बंगले में गई। उसने कहा कि ये मेरा घर है, कैसा लगा तुम्हें? मैंने कहा कि बहुत बड़ा घर है आपका। उसने कहा कि मेरा नाम शीला है, मेरा पति इस दुनिया से जा चुका है। अभी भी मैं उस सदमे से नहीं निकली हूँ, बस जरा हवा खाने के लिए निकली थी और तुम मिल गए। मैंने कहा कि क्या मतलब? उसने कहा कि मैंने तुम्हें बताया था कि मेरा पति इस दुनिया से जा चुका है, तो मुझे किसी आदमी की तलाश थी जो इस घर को संभाल सके। हमेशा से मेरा पति ही घर के सारे काम देखता था, लेकिन अब मैं अकेली हो गई हूँ। अगर तुम इस घर के सारे काम संभाल लो तो मुझे बहुत खुशी होगी। बदले में तुम यहीं पर रह सकते हो और तुम्हें सैलरी भी दूंगी। मैं बहुत खुश हो गया। मैंने कहा कि अगर मैं अपने साथ किसी को रखना चाहूँ तो क्या उसको भी यहाँ पर ला सकता हूँ? उस औरत ने कहा कि कौन है तुम्हारे साथ, क्या तुम शादीशुदा हो? उसने सवाल ऐसे किया था कि अगर मैंने कहा कि मैं शादीशुदा हूँ तो वो मुझे यहाँ से निकाल देगी, लेकिन मैं तो शादीशुदा नहीं था। मैंने कहा नहीं, मेरी शादी नहीं हुई मैडम जी। मैं तो कह रहा था कि मेरी एक बूढ़ी माँ है, अगर उसको मैं यहाँ पर ले आऊँ तो क्या उसे रख सकता हूँ? तो उसने कहा कि हाँ रख सकते हो, लेकिन इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले कुछ दिन यहाँ पर काम करो। मैंने कहा कि ठीक है।
उसने मुझे कहा कि मेरा काम घर को संभालना है, नौकरों से काम करवाना है, बाहर से कोई चीज लाना है। लेकिन जब रात हुई तो मैं अगले दिन घर में आया ही था कि सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गया। वो औरत जो मुझे मिली थी तो उसने सफेद कपड़े ही पहने हुए थे, लेकिन इस वक्त लाल रंग की साड़ी पहन के खड़ी थी। मैं जैसे ही घर में गया तो उसने कहा कि आ गए आप, अरे लाइए ये सामान मुझे पकड़ा दीजिए, चलिए जल्दी जल्दी मुंह हाथ धो लीजिए, खाना बिल्कुल तैयार है। मैंने कहा मैडम जी मैं समझा नहीं, आप ये क्या कह रही हैं? उसने कहा कि अच्छा माफ़ कर दीजिए, कल वाली बात के लिए अभी तक नाराज हैं। मुझे सुबह उठ जाना चाहिए था, आपको ऑफिस से देर हो गई होगी। आप फिक्र मत करो, मैं आपको ऑफिस टाइम पर भेजा करूंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे लगा कि ये औरत मजाक कर रही है, लेकिन वो तो मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाथरूम तक छोड़ने गई। उसने कहा कि मुँह हाथ धो लीजिए, खाना ठंडा हो जाएगा। क्या कर रहे हैं? मैं बाथरूम के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद बाहर आया तो बाहर ही खड़ी थी। उसने मेरा कांधा पकड़ा और मुझे साथ लेकर टेबल पर बैठाया। टेबल के ऊपर उसने बहुत बड़े मजे मजे के खाने रखे हुए थे और ये उसने खुद ही बनाए थे। वो मेरे पास बैठ गई और फिर कान पकड़कर कहने लगी, अच्छा सॉरी। मैं खामोश था क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो मुझे अपने हाथों से खाना खिलाने लगी और उसके बाद मुझे अपने बेडरूम में जाकर छोड़ आई। अब मुझे मामला बहुत गड़बड़ लग रहा था, मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। ये एक बड़ी उम्र की औरत थी और वो भी विधवा औरत। ये मेरे साथ क्या करना चाहती थी? ये मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों कर रही थी? अब वो मेरे पास आकर बैठ गई और उसने कहा कि मैं आपके पाँव दबा दूं। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चलता हूँ, अपने कमरे में जाना है मुझे। उसने कहा कि यही तो आपका कमरा है, अभी तक नाराज़ हैं आप, चलिए सो जाइए। उसने मुझे बिस्तर पर लेटा दिया और मेरे ऊपर कंबल भी डाल दिया। मुझे बहुत डर लग रहा था, अजीब सा महसूस हो रहा था। थोड़ी देर के बाद वो दूसरी साइड से आई और अपनी जगह पर लेट गई। उसने कहा कि गुड नाइट मेरी जान, हम कल शॉपिंग पर चलेंगे, आपको मुझे शॉपिंग करवानी है। थोड़ी देर के बाद वो औरत अपनी जगह पर लेटी और 5 मिनट के अंदर ही सो गई। जैसे ही मुझे उसके खराटों की आवाज़ आई, मैं उठकर अपने क्वार्टर में आ गया और हैरान हुआ कि ये सब क्या है। वो मुझे राकेश कह रही थी। सुबह हुई तो वो मेरे सामने मौजूद थी। मुझे लगा कि फिर से कोई बात करेगी, तो उसने कहा कि आज खाने में मटर पनीर बनवा लेना और सौदे शायद ख़त्म हो गए हैं, ये लो पैसे, अगर कम हुए तो और ले लेना। महीने भर का सौदा लेकर आना, हमारे घर में थोड़ी चीज़ नहीं लाई जाती है, कभी कोई मेहमान आ जाता है तो कभी कोई। मैंने कहा कि जी मैडम जी। उसने कहा कि हाँ, और तुम अपनी माँ के बारे में बात कर रहे थे, उन्हें कब लेकर आ रहे हो? मैंने कहा कि अभी नहीं, मैं उनसे बात करूँगा मैडम जी। उन्हें ये तो याद था कि मैं उनका नौकर हूँ और मैंने उन्हें अपनी माँ के बारे में भी बताया था, लेकिन रात होते ही वो मुझे अपना पति क्यों समझ रही थी। मैंने पता किया तो उनके पति का नाम राकेश था। वो मुझे राकेश ही कहकर बुला रही थी। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई थी। आज तीसरा दिन था। जैसे ही शाम हुई तो मालकिन मुझे अपना पति समझने लगती, मेरी बहुत सेवा करती। 2 दिन से तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन आज जब वो मेरे पाँव दबा रही थी तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। मैं सोच रहा था कि ऊपर वाले ने एक मर्द के लिए उसकी सारी खुशी और सुकून औरत में ही रखी है। एक मर्द को सुकून सिर्फ औरत से ही मिलता है। औरत जैसी भी हो, औरतें समझती हैं कि मर्द सिर्फ जवान और खूबसूरत औरतों के पीछे होते हैं। ऐसी बात नहीं है। वो उन औरतों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं जो उनको सुकून देती है, और इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो सुकून देने वाली कैसी है, बूढ़ी है, जवान है, खूबसूरत है या बदसूरत है। कभी कभी बहुत खूबसूरत औरत भी मर्दों का जीना हराम कर देती है, और कभी कभी बदसूरत औरतें भी उनको इतना खुश रखती हैं कि उन्हें अपने आप से ही मोहब्बत हो जाती है। मैं कौन था? मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। एक वेश्या का बेटा। बाप का नाम पता था, लेकिन बाप कभी स्वीकार न करता। ना तो मैं पढ़ा लिखा था, ना मेरे पास कोई हुनर था। बस शक्ल और सूरत थी, जवानी थी, और जवानी भी ऐसी कि मैं कभी बाप भी नहीं बन सकता था। मुझे डॉक्टर ने कहा था कि मेरे यहाँ कभी औलाद नहीं होगी। मैं किसी भी औरत को धोखा नहीं देना चाहता था। पहले ही मेरे बाप और मेरी माँ ने जो पाप किए थे वो मेरे पीछे पड़े थे। अगर मैं भी पाप करता तो फिर मेरे लिए तो ये दुनिया ही नर्क बन जाती। मैडम जी भी अजीब थी, मेरी इतनी सेवा करती, मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती, मेरे पाँव दबाती, मेरे सर में तेल लगाती और फिर मुंह फेर के सो जाती। आहिस्ता आहिस्ता मुझे उनसे अजीब तरह की मोहब्बत होने लगी थी।
हम लोग एक साथ सेल्फी भी लेते थे और वीडियोज भी बना लिया करते थे। कभी कभी वो कोई गाना लगाकर मेरे साथ कपल डांस भी करना शुरू कर देती थी। ऐसा लगता था कि कोई सपना है। उनकी उम्र शायद 40-45 साल थी, लेकिन लगती वो 25-30 साल की थी। उन्होंने अपने आप को बहुत फिट रखा हुआ था। मेरे दिल में उनके लिए कुछ बुरा नहीं था। मैं उनका ख्याल रखा करता था। पहले तो वो जब मुझे कहती कि राकेश कैसे हैं, घर आ जाइए, खाना तैयार है, तो मैं ज़्यादा बोलता नहीं था। लेकिन जब भी उनके साथ उनके हर सवाल का जवाब देता तो वो कहती कि आज मैंने आपको बहुत याद किया। तो मैं भी कहने लगता कि मैंने भी अपनी जान को बहुत याद किया है। मुझे पता था कि उनको कोई बीमारी थी। शायद वो अपने पति से बहुत मोहब्बत करती थी और उनके जाने के बाद ये दुख अभी तक भुला नहीं पाई थी। इसलिए रात होते ही उनको ऐसा महसूस होने लगता था कि मैं उनका पति हूँ और मैं इस दुनिया से गया ही नहीं हूँ। यहाँ पर जो औरत सालों से काम कर रही थी वो नौकरानी थी। उसने मुझे बताया था कि मैडम जी को अपने पति से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और उनका पति भी आपकी तरह उनसे कम उम्र था। उनकी मोहब्बत मिसाली थी, लेकिन वो एक हादसे में जान खोकर इस दुनिया से विदा हो गए और मैडम जी उनकी मौत पर बहुत ज़्यादा उदास थी। एक दिन बाहर बारिश हो रही थी। अब तो मैं खुद ही शाम के टाइम कोई चीज़ लेने के लिए बाहर निकल जाता था, ताकि जब मैं वापस आऊं तो सामने एक मोहब्बत करने वाली पत्नी मेरा इंतजार कर रही हो। और उनका पति इस दुनिया में कभी वापस नहीं आ सकता था और अब इस उम्र में उनको कोई पति भी नहीं मिल सकता था। और अब हम दोनों ही अपनी अपनी ख्वाहिश को एक दूसरे से जाने अनजाने में पूरा कर रहे थे। यहाँ तक तो ठीक था, वो मुझसे मुंह फेर के सो जाया करती थी। लेकिन एक रात ऐसी भी आई कि जब वो मुझसे मुंह फेर के नहीं सोई। पहले तो मुझे सब कुछ बहुत अजीब लगा और फिर उस सब की आदत हो गई। हफ्ते में 2 दिन ऐसे होते थे जो दिन मुझे अपनी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत दिन लगते थे। सुबह सुबह जब वो मुझे किसी नौकर की तरह से ट्रीट करती और मेरे साथ ऐसे पेश आती जैसे मैं नौकर हूँ तो मुझे बहुत अजीब लगता था। लेकिन मुझे पता था कि ये उनकी बीमारी है। एक दिन वो कहने लगी कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अजीब सा महसूस हो रहा है। मैंने कहा कि मैं डॉक्टर के पास ले जाता हूँ आपको। तो उन्होंने कहा कि ऐसे डॉक्टर के पास नहीं जाती मैं, पहले मुझे टाइम लेना होगा। अगर टाइम मिल गया तो तुम्हें बता दूंगी, तुम ज़रा गाड़ी को साफ कर दो। मैंने कहा था कि ठीक है। एक दिन मुझे मेरी माँ का फ़ोन आया और उसने कहा कि तू यहाँ से चला गया, मुड़ के वापस भी नहीं आया। मैंने कहा कि आपने ही तो निकाला था मुझे। तो मेरी माँ ने कहा कि हाँ, लेकिन तू किसके साथ फिर रहा है? मैंने तुझे यहाँ से तेरी हरकतों की वजह से निकाला था कि तू बुरा काम नहीं करना चाहता, और अब तो तू जिस औरत के साथ फिर रहा है वो क्या लगती है तेरी? मैंने कहा कि वो मेरी मालकिन है, उसके घर में मैं मेहनत मजदूरी से काम करता हूँ और आपको भी मैं बहुत जल्द ही यहाँ ले आऊँगा। तो मेरी माँ ने कहा कि मुझे वहाँ नहीं आना, मेरे यहाँ पर अपनी ज़िंदगी है, अच्छा खाती हूँ, अच्छा पहनती हूँ, अकेलापन भी महसूस नहीं होता। तो मुझे वहाँ पर इज्जत से बैठा के तन्हाई की मौत मारना चाहता है। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गया। इसका मतलब कि मेरी माँ को इज्जत की ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं था। उनको अपनी ज़िंदगी पसंद थी, उनको एक वेश्या की ज़िंदगी पसंद थी। मैंने कहा कि ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी, आज के बाद मुझे फ़ोन भी मत कीजिएगा। मैंने भी गुस्से में फ़ोन बंद कर दिया। मैं जानता था कि माँ है, कभी ना कभी मुझे मिलना ही पड़ेगा, बुलाना ही पड़ेगा। औलाद और माँ बाप का रिश्ता ही ऐसा होता है। लेकिन अभी मैं उनसे कोई बात नहीं करना चाहता था। मैडम जी को डॉक्टर के पास ले गया तो वो बड़ी परेशान थी, मुझे भी डांट दिया। शाम तक उनकी परेशानी की समझ नहीं आ रही थी। उन्होंने मुझे कहा कि घर के सारे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकालो। मैंने जाकर ऑर्डर दे दिया, लेकिन उस आदमी ने कहा कि वो फुटेज आपको कल शाम को मिलेगी क्योंकि वक्त लगेगा। उन्होंने दोपहर का खाना भी नहीं खाया। रात हुई तो मैं जानबूझकर दूध लेने के लिए कॉलोनी में ही बनी एक डेयरी तक चला गया। वापस आया तो सामने वो फिर से दुल्हन बनी खड़ी थी। बहुत खूबसूरत लग रही थी, बहुत तेज रंग पहना करती थी। मुझे कहने लगी, आज मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है। मैंने कहा कि कैसी खुशखबरी? तो उन्होंने कहा कि बस आज वो खुशखबरी सुनाऊंगी, दिल खुश हो जाएगा आपका। हम दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। वो बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं हैरान था कि सुबह तो मैडम जी बहुत नाराज और परेशान लग रही थी और अब बहुत खुश नजर आ रही है। जब हम बेडरूम में गए तो उन्होंने मुझे एक गिफ्ट पकड़ाया और कहा कि इसको खोलिए। जब मैंने गिफ्ट खोला तो उसके अंदर एक छोटे बच्चे के कपड़े थे और उस पर लिखा था लाइक फादर लाइक। मैंने कहा कि ये क्या, मैं समझा नहीं। तो वो कहने लगी कि ये तो किसी छोटे बच्चे के कपड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या इसी घर में कोई छोटा बच्चा है? मैंने कहा नहीं।
कहने लगी तो फिर ये कपड़े यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैंने कहा ये तो आपको ही बताना पड़ेगा कि ये कपड़े यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो वो कहने लगी कि क्योंकि इस घर में एक छोटा बच्चा आने वाला है, मैं माँ बनने वाली हूँ। जब मैंने ये बात सुनी तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि अगर वो माँ बनने वाली थी तो ये बच्चा तो मेरा था। मैंने कहा कि सच में? उन्होंने कहा कि हाँ, आज ही डॉक्टर ने मुझे ये बात बताई है। ये सुनकर मैं तो बहुत बुरी तरह से घबरा गया, क्योंकि अब मुझे मैडम जी को बताना ही पड़ता कि इतने दिनों से इस घर में क्या हो रहा था। ये मामला तो बहुत ज़्यादा उलझ गया था। मैं बहुत परेशान था। वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी, इसका मतलब कि मैं ठीक हो गया था। शायद मुझे उनके साथ और मोहब्बत खुशी ने ठीक कर दिया था। ये बच्चा तो मेरा था, इसलिए वो सुबह परेशान थी। अगली सुबह उनको सारे कैमरे की फुटेज मिल जाती और ये भी पता चल जाता कि ये सब कुछ मेरा किया धरा था। इसलिए मैंने पहले ही उनको सब कुछ बता दिया। जब मैंने उनको ये बात बताई तो वो हैरान रह गई, गुस्सा करने लगी। उन्होंने कहा कि मैं बीमार थी, तुम तो बीमार नहीं थे। मैंने कहा कि मैं बीमार नहीं, पर मर्द तो था ना। आप मेरा इतना ख्याल करती थी, मेरे साथ इतनी मोहब्बत से पेश आती थी। मैं बहक गया था। मैंने उनको ये भी बता दिया कि मेरी माँ कौन है, मैं कहाँ से आया हूँ। सब कुछ बता दिया और कोई झूठ कुछ ना रहने दिया। लेकिन वो गुस्से में थी। उन्होंने मुझे कहा कि तुम निकल जाओ यहाँ से, अपना सामान उठा लो और दफा हो जाओ यहाँ से। मैंने कहा कि ये मेरा बच्चा है। उन्होंने कहा कि इसका नाम ही ना लेना। सुबह हुई तो मैं अपना सामान बांध चुका था, लेकिन यहाँ से जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। मैं नहीं जाना चाहता था। मैं आखिरी बार उनसे मिलने के लिए गया। वो मुंह फेरे बैठी थी। मैंने कहा कि जाते हुए मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि कोई गलती हुई तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि गलती तो बहुत बड़ी हुई है और माफ़ भी आप नहीं करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे बच्चे का भी। इतना कहकर मैं जाने लगा तो वो पीछे से मुझसे गले लगकर रोने लगी। जब मैंने उनकी तरफ देखा तो कहने लगी कि मत जाओ मुझे छोड़कर, ये बच्चा तुम्हारा है और औलाद की खुशी हम दोनों की है। शादी करेंगे मुझसे? जब उन्होंने ऐसे कहा तो मैंने हाँ में सर हिला दिया और कहा कि क्यों नहीं, जरूर शादी करूंगा मैं आपसे। मैंने उसी दिन उनसे शादी कर ली, क्योंकि ऐसी हालत में शादी जितनी जल्दी हो इतना ही सही था। इसके बाद मेरी जिंदगी मेरी पत्नी के साथ बहुत अच्छी गुजरने लगी और मैं अपनी जिंदगी पर अभी भी हैरान होता हूँ कि कैसे मेरी किस्मत ने पलटा खाया। कहाँ मैं एक दलाल बनने वाला था, लेकिन अब मैं एक बाप हूँ, पति हूँ और अच्छे घर में रहता हूँ। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।